वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में है इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर एंड सोसाइटी मॉड्यूल 2 के पार्ट 2, यानी कि इसमें हमने पढ़ना है बुद्धिज्म कल्चर, जैनिज्म कल्चर एंड फिलोसफीज़। और पार्ट 1 में हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि हमने इसमें पढ़ा था कि स्क्रिप्ट क्या होती हैं। उसके बाद हमने वेदास पढ़े थे, उसके बाद हमने उपनिषद पढ़े थे, और हम अब इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं मॉड्यूल 2 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म। बुद्धिज्म पता है क्या है? बुद्धिज्म एक कल्चर है, यानी कि एक धर्म है। इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई? इसकी ओरिजिन हुई आज से 350 BC पहले। तो कैसे हुई? तो जो एक संत थे, यानी कि एक आदमी थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने चैलेंज किया जो ब्राह्मण प्रीस्ट हैं उनके ट्रेडिशन को, उनके आइडियाज़ को, यानी कि उसके रिलीज वर्ल्ड को, और उन्होंने अपना एक अलग रिलीजन बनाने की ठानी। तो जो सिद्धार्थ गौतम थे वो कौन थे भाई? वो एक वॉरियर कास्ट में पैदा हुए थे। उनका जो लाइफ थी काफ़ी लग्जरियस लाइफ थी, अच्छी फैमिली थी, उनके माता पिता ठीक थे, उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में कोई कठिनाई नहीं देखी थी। उनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक लड़का था। वो जब उन्होंने ये सब ठाना कि वो अपना एक नया रिलीजन बनाएंगे, तो वो सब अपना घर छोड़ कर चले गए और उन्होंने जंगल में काफ़ी साल तपस्या की, या फिर जो भी उन्होंने सिद्धांत लिया था उसको पूरा करने के लिए जो उन्हें ज़रूरत थी उनकी, वो किया उन्होंने। और उन्होंने 4 नॉवल ट्रुथ दिए। ये नॉवल ट्रुथ पूछे जाते हैं, इनको याद करना जरूरी है। तो फर्स्ट नॉवल ट्रुथ क्या था? एवरीथिंग इन लाइफ इज सफरिंग एंड सोरो। ऐसे कैसे याद कर लीजिए और लिख दीजिए वहाँ पर। दूसरा था द कॉज ऑफ ऑल पेन इज लाइफ सेल्फ सेंटर्ड क्रेविंग एंड डिजायर। पीपल सीक प्लेजर दैट कैन नॉट लास्ट एंड दैट लीड्स ओनली टू रीबर्थ एंड मोर सफरिंग। थर्ड वन इज the way to end all pain is to end all desires. And fourth one is people can overcome their desire and attain enlightenment by following the infold truth. जो जो 3 प्रॉब्लम है इनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक 8 वो दिए थे, अनफोल्ड पाथ दिए थे वो, ताकि इन सभी 3 प्रॉब्लम है उनको दूर कर सके। तो आगे पार्ट 5 देख लेते हैं। ये ये है नॉवल 8 फोल्ड पाथ। तो इसमें क्या आता है कि राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन और कंसंट्रेशन। इनको फॉलो करके हम पीछे के जो ट्रूथ हैं, यानी कि जो हमारी जो तकलीफें हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं जैनिज्म, यानी जैन कल्चर पढ़ते हैं, क्या हुआ, को क्या होता है, कैसे शुरू हुई, ठीक है, और इसकी कुछ फिलोसफी। तो प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो 5 मेन प्रिंसिपल्स ये हैं, इनको देखते हैं। 5 ही नहीं, मतलब काफ़ी है, पर ये मेन प्रिंसिपल्स ये रहे। पहला प्रिंसिपल क्या है? नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। अहिंसा इसमें क्या कहता है कि नॉट टू कॉज हार्म टू एनी लिविंग बीइंग बाय थॉट, स्पीच और बॉडी। किसी भी तरह से हार्म नहीं करना है। दूसरा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज, यानी कि स्ट्रेंथन ऑटोनॉमी ऑफ थॉट्स एंड स्पीच एंड नॉन पॉजिटिवनेस। तीसरा है नॉन प्रोफेसिवनेस, यानी कि अ कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम पीपल, प्लेस एंड मटेरियल थिंग्स। Fourth is truthfulness, to speak the harmless truth only. And last one is non-stealing, not to take anything that is not probably given, यानी कि कोई भी चीज़ बिना पूछे या फिर नहीं लेनी चाहिए, या फिर किसी ने अपने मन से नहीं दिया तो वो भी लेनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक जैन सिंबल जो है, जैन का जो सिंबल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या क्या होता है और किस किस चीज़ का क्या मतलब है। तो जो पाम है, इसमें जो ये वाला जो राइट में सिंबल दिख रहा है, ये इसमें से ये पाम निकाला गया। इसका जो पाम का जो मतलब है, ये सिग्निफाइज अश्योरेंस टू हैव फेथ एंड चेंज द पाथ ऑफ राइटनेस। ठीक है। अगला आता है व्हील ऑफ धर्मा। जो पाम के अंदर ब्लू कलर का व्हील दिख रहा है, इसमें जो 24 स्टिक्स हैं, ये जो है, तो ये 24 स्टिक्स का हर एक स्टिक जो इनके गुरु को, यानी कि जिसको तीर्थंकार कहते हैं, उनको दर्शाता है। जो इनके टोटल 24 गुरु थे, फर्स्ट से लेकर 24। फर्स्ट गुरु का नाम राहुल था, और जो लास्ट वाले थे वो महावीर थे। इनके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। द डिजिट ऑफ मून, ये डिजिट ऑफ मून जो क्या दर्शाता है? रीजन ऑफ लिबरेटेड सोल। आगे बढ़ते हैं। 3 डॉट, ये देखिए जो व्हाइट वाले के ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, वो क्या दिखाते हैं? राइट परसेप्शन, या फिर फेथ, या फिर राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। और जो ओवरऑल मीनिंग है इसका ये है, आफ्टर रिमूविंग ऑल देयर कर्मास, लिविंग बींग विल रिसाइड इन दी वर्ल्ड ऑफ लिबरेटेड सोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड महावीर के बारे में पढ़ लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। लॉर्ड महावीर जी हैं जो 24वें तीर्थंकार थे, यानी कि इनके 24वें गुरु थे, और जो उसके फाइनल गुरु थे। इनके टोटल बॉर्न इन 30 मार्च 599 BC, अबाउट 2600 ईयर्स है, कोई आज से 2600 साल पहले हुए थे। एज अ प्रिंस इन बिहार, इंडिया, ही अटेन निर्वाणा इन दी ईयर 527 BC एट द एज ऑफ 72। जब इनकी एज 72 थी तब उन्होंने निर्वाणा लिया, यानी कि जो संन्यास कहना चाहेंगे, जो इनके जैन कल्चर को फॉलो करने लगे, यानी उसको जो कहते हैं निर्वाणा कहते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज टीचिंग इज हाउ वन कैन अटेन द टोटल फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, लाइफ एंड डेथ, एंड अचीव द परमानेंट ब्लेसफुल स्टेट नोन एज लिबरेशन और निर्वाण और एब्सोल्यूट फ्रीडम और मोक्ष। ही शेप द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जैनिज्म। जो आज हम जैनिज्म की शेप देखते हैं, जो जैनिज्म फॉलो करता है, सब करता है, वो इन्होंने ही बनाया जाता है। लॉर्ड महावीर इन्वेजन मैन एंड वुमेन टू बी इक्वल फुटिंग इन द मैटर ऑफ स्पिरिचुअल एडवाइजमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रामायण पे। रामायण फैमिली। दशरथ किंग ऑफ अयोध्या हैज 3 वाइफ्स एंड 4 सन्स। दशरथ जी थे, उनकी 3 वाइफ्स थी और 4 सन थे। राम इज द एल्डेस्ट, हिज मदर इज कौशल्या। जो राम जी थे वो सबसे बड़े थे और उनकी मदर का नाम कौशल्या था। भरत इज द सेकंड सन, हिज सेकंड एंड फेवरेट वाइफ क्वीन
केकई का। द अदर टू आर ट्विंस लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। राम एंड भरत आर ब्लू इंडिकेटिंग दे वर डार्क स्किन एंड ओरिजिनली साउथ इंडियन डिटीज। अब इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? अ सेज टेक्स द बॉयज आउट टू ट्रेन देम इन आर्चरी। जो एक साधु थे उन्होंने ले गए आर्चरी की ट्रेनिंग के लिए, यानी धनुर्विद्या के लिए। राम हैज़ हिट एन एप्पल हैंगिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग। राम जी ने एक एप्पल को हिट कर दिया तीर से, जो कि किसी रस्सी से बंधा हुआ था। हो जाते पासिंग लीडर्स। किंग दशरथ, राम्स फादर, डिसाइड इट इज़ टाइम टू गिव हिज थ्रोन टू हिज एल्डेस्ट सन राम एंड रिटायर टू द फॉरेस्ट। एवरीवन सीम्स प्लीज्ड। This plan fulfill the rule of dharma because an elder son should rule, and if a son can take over one's responsibility, one's last year may be spent in a search for moksha. Ramayana, or the Journey of Ram, is one of the most spellings Indian epics written by sage Valmiki, who is called आदि कवि। रामायण जो है वो ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखी है, जिन्हें आदि कवि भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट पॉइंट इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ राम हु वाज द सेवंथ अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये राम जी की स्टोरी है जो कि लॉर्ड विष्णु के 7वें अवतार थे। रामायण कंसिस्ट ऑफ 7 कांड्स विच रेफर टू सेक्शन दे आर। जो रामायण है वो 7 सेक्शंस में विभाजित है। कुछ वो 7 सेक्शन के नाम ये रहे: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तराकांड। कांडों के बारे में पढ़ते हैं। बालकांड में राम जी के बचपन के बारे में बताया गया है। अयोध्या कांड में उनकी लाइफ अयोध्या, जो कि अयोध्या छोड़ने से पहले थी। और फिर अरण्यकांड, इसमें लाइफ जो उनकी फॉरेस्ट में उनकी वाइफ्स और उनके छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बिताई गई पल की बारे में बताया गया है। फिर किष्किंधा कांड, द फेज इन द किंगडम ऑफ सुग्रीव वर्ना मीनिंग मंकी, जिसमें जो सुग्रीव जी के किंगडम की बातें बताई गई हैं, जो उस टाइम के राम जी के साथ में उन्होंने कोई समझ की थी, कि उसके बारे में बताया गया है। अगले में आते हैं सुंदरकांड, इसमें जर्नी ऑफ राम टू श्रीलंका, ये राम जी की जर्नी श्रीलंका की तरफ जो उसमें बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है। युद्धकांड, इसमें इसको हम लंका कांड भी कहते हैं, क्योंकि जब जो लड़ाई हुई थी वो इसी कांड में सारा बताया जाता है। फिर आता है उत्तरकांड, इसमें के बारे में बताया गया जब वो वापस आ गए, उसके बाद में उनकी अयोध्या में जो लाइफ थी, उनके बेटे उनके बारे में कैसे हुए, सब उसके बारे में यहाँ से बताया गया। अब आ जाते हैं एथिक्स फ्रॉम रामायण। रामायण से हमें क्या एथिक्स मिलती है? तो ये एथिक्स पढ़ लीजिएगा। प्रोवाइड कॉन्क्रीट विजन, फॉलो बिलीव इन द एबिलिटी, सबऑर्डिनेट, ये क्या है, ऑल ट्रीट ऑल देम इक्वली, स्टैंड कॉरेजियसली इन द फोर्स ग्रेट डाइवर्सिटी। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसी एथिक्स के लिए ही पढ़ रहे हैं, जो हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हमारे सहायता करती हैं, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आ गया। देखिए कॉर्पोरेट एथिक्स फॉर फ्रॉम रामायण, हमने जो रामायण से क्या सीखा है, जो हमारे कॉर्पोरेट में हमें क्या कहते हैं सहायता कर सकता है। तो टीम मोटिवेशन इन वाइटल, फिर स्वॉट एनालिसिस, ये स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, आउट, और क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। उसके बाद वर्क ऑन स्ट्रेटेजिक अलायंस, फिर वैल्यू योर सबऑर्डिनेट्स, फिर लीडर्स नीड टू क्रिएट मोर लीडर्स, नो वन इज बिगर देन द ब्रांड। फिर आता है इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, बिलीव इन योर टीम, सबसेशन प्लानिंग, लीव द कंफर्ट जोन, एक्सलेंस इन एक्सक्यूशन। उसके बाद आते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स। जामवा मोटिवेटिंग हनुमान, यानी जामवन जी ने हनुमान जी को मोटिवेट किया। हनुमान काउंसलिंग वानर्स, वानर्स यानी कि जो वानर सेना होती थी। सज सुग्रीव काउंसलिंग राम व्हेन लक्ष्मण कोलैप्सिस, थारा काउंसलिंग लक्ष्मणा। ठीक है। सुग्रीव गाइडिंग रामा, और उसके बाद सुग्रीव प्लानिंग द सर्च। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वैल्यू थॉट्स इन रामायण, कुछ वैल्यू थॉट्स जो हैं वो देख लेते हैं रामायण से, जो हमें सीखने को मिलते हैं। रिलेशनशिप वर्सेस मनी, फॉरगिवनेस, प्रोटेक्टिंग द वीक, इक्वलिटी फॉर रेस एंड क्रीड। आफ्टर रावण वाज किल्ड, श्री राम आस्क विभीषण, Ramayan's brother, to perform the final rites for Ravan. उसके बाद में राम then commands Lakshman to coronate Vibhishan as the king of Lanka with the help of Sugriv and others. चलो अब इसके बारे में आज के बाद हम पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिविया, महाभारत को वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट बैटल का नाम दिया गया है। ये सेकंड लार्जेस्ट एपिक बैटल थी। महाभारत इज द स्टोरी ऑफ ग्रेट वॉर कुरुक्षेत्र, जो कि कुरुक्षेत्र में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? कौरव्स एंड पांडवास, यानी कौरवों और पांडवों के बीच में हुई थी। रिटर्न अराउंड 3000 BC, और इसको जब लिखा गया है वो 3000 BC में लिखा गया है। कब लिखा गया? हरपन कल्चर एंड अर्बन वे में, यानी हरपल कल्चर के वे में लिखा गया है। नरेटेड थ्राइस, यानी 3 बार इसको नरेट किया गया है। जया बाय व्यास टू गणेश, यानी व्यास जी ने इसको गणेश जी को नरेट किया। फिर महाभारत बाय वैशंपायन टू जनाम में जया, और तीसरा महाभारत बाय सूति टू द ऋषिज एट नेमिशेरियांस। बैकग्राउंड पांडव और कौरवों के बारे में देखते हैं। पांडवों को एक्सिटिल फॉर 13 ईयर, इनको बाहर कर दिया गया राज्य से 13 साल के लिए। हैव नो किंगडम, कोई राज्य नहीं था। देयर मेन स्ट्रेंथ बोथ इन टर्म ऑफ पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल पावर डिफेंड ऑन देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स द पांचाल्स, यादव्स, मगधीराज एंड छेदीज, जो कि इनके रिलेटिव्स थे। अब कौरव के बारे में देते हैं। कौरव इन पावर फॉर 13 ईयर। दुर्योधन हैज़ बीन अ benevolent king, they have the wealth and power. ओके, मोटिवेशन कौरवास का। विदाउट वॉर विल कंसिडर्ड नॉट एन इडल ब्रिक ऑफ अर्थ, यानी कि ये दुर्योधन ने कहा था कि भाई एक बिना वॉर के हम एक सुई को भी नहीं ले सकते। दूसरा पांडवों ने क्या कहा था? वी फाइट ओवर अ किंगडम, अ डॉग और अ पीस फॉर मीट, यानी कि उन्होंने कहा था कि हम
अपने किंगडम के लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे डॉग्स जो है वो मीट के पीस के लिए लड़ते हैं। एलिज कौरवों के मित्र कौन थे और पांडवों के मित्र कौन थे ये देख लेते हैं। सेंट्रलाइज पावर सिस्टम, इनका जो सेंट्रलाइज पावर सिस्टम था, ग्रेट एम्पर ऑफ ऑल टाइम, ये उस टाइम पे ग्रेटेस्ट एम्पर थे, बट नॉट मे पावरफुल एलिज, पर इनके कोई पावरफुल दोस्त नहीं थे एक्सेप्ट फ्रॉम ओल्ड रिलेशन, जो कि कुछ रिलेटिव्स थे जैसे कि गंधीरा सुकनी मामा यानी कि सिंधु जयंत जैनरथ और कंबोडिया कॉम्बोज भगदोल्ट। तो पांडव पे आते हैं, नो वेल्थ नो पावर ऑफ देयर ओन बट पावरफुल एलीज ओवर ऑल इंडिया, इन पे कोई धन नहीं था नहीं पावर थी, पर इनके जो दोस्त मित्र थे वो पूरी इंडिया में थे, जैसे पांचाल थ्रू मैरिज ऑफ द्रौपदी, द्वारका थ्रू मैरिज ऑफ अर्जुन एंड सुभद्रा, मगध थ्रू मैरिज ऑफ सहदेव एंड विजया, छेदी थ्रू मैरिज ऑफ नकुल एंड किरण्यमयी, इन बाकी जो इनके भाइयों के सबके हैं उसमें देख लो। लीडरशिप, Kauravs, centralized leadership, one head of army at a time who has superpower authority, यानी सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ 11 अश्वनी ऑफ आर्मी, भीष्म द्रोणा कर्ण शैल्या एंड अश्वत्थामा। अब आते पांडव डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, 7 कमांडर फॉर 7 डिवीजन, इनके डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप थी, 7 कमांडर थे 7 आर्मियों के लिए, इनके पास 7 अश्वनी सेनाएं थी जिसके 7 कमांडर ये हैं जैसे कि विराट, द्रुपद, सहदेव, दर्शकेतु, सत्यकी और श्रीखंडी। आगे जाते हैं टीम स्पिरिट, कौरव्स नो टीम स्पिरिट, दे ऑल फाइट देयर इंडिविजुअल वॉर्स, भीष्म जी जो लड़ रहे थे वो यानी कि थ्रोन की प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे थे, द्रोणा एंड कृपया जो है वो अलायंस के लिए लड़ रहे थे, शैल्य जो है लड़ रहे थे दुर्योधन टू बी देयर, यानी कि जो शैल्य थे उनको दुर्योधन ने चीट किया था अपने, वैसे वो होते पांडवों की तरफ बट उन्होंने एक वादा ले लिया था कि आप हमें धोखे से आप हमारी तरफ से लड़ेंगे, इसलिए वो यहाँ पे थे। फिर आता है कर्ण टू प्रूव हिज मेंटल अगेंस्ट अर्जुन, और जो कर्ण थे वो अपने मेंटल्स को प्रूव करने के लिए लड़ रहे थे उनसे। पांडव वन टीम वन गोल एज अ मैन, दे ऑल हैड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर कृष्ण एंड युधिष्ठिर। इंडिविजुअल मोटिव, किसका क्या इंडिविजुअल मोटिव था देख लीजिए। एक्सेप्ट फॉर दुर्योधन नोबडी वांटेड द वॉर, दुर्योधन के अलावा कौरव में कोई वॉर नहीं चाहता था, वो कोई लड़ना चाहता था, क्यों? क्योंकि भीष्म के जो पांडव थे सारे के सारे कौरव पांडव दोनों ही ग्रैंड चिल्ड्रन थे, द्रोण के जो थे वो पांडव जो थे दोनों ही स्टूडेंट थे, शैल्य के जो रिलेटिव थे क्योंकि शैल्य उनके मामा लगते थे, अंकल लगते थे, और दूसरा कर्ण के जो है वो पांडव जो है भाई लगते थे, इसकी वजह से उनका कोई लड़ने का मोटिव नहीं था। बट पांडव्स के कॉमन गोल था, बट इंडिविजुअल हैड देयर इंडिविजुअल टारगेट, सबका एक कॉमन गोल था पर उनका अलग से एक इंडिविजुअल टारगेट था। कुछ कॉमन टारगेट था ये देख लेते हैं। दृष्टि युम्ना यानी ये द्रोण को मारना चाहते थे, किसकंडी भीष्म पितामह को, सत्यकी भोरीश्वर को, अर्जुन कर्ण को, भीम दुर्योधन एंड हिज ब्रदर को, सहदेव शकुनी एंड हिज सन्स को, और नकुल कर्ण के सन्स को। अब इसमें एक चीज़ देखिए, मुझे पढ़ने से हमें मिल कर आया तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें एलिस से क्या था, मेक पावरफुल एलिस, हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमेशा पावरफुल एलिस को बनानी चाहिए। दूसरा शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए। टीम वर्क सक्सीड वेयर इंडिविजुअल एफर्ट फेल, यानी कि हमें टीम वर्क में ज़्यादा काम करना चाहिए। द राइट टीम इज़ मेड बाय सिलेक्टिंग द राइट इंडिविजुअल, गेट द राइट मैन फॉर राइट जॉब, और ये हमारा ये था कि भाई हर एक राइट इंडिविजुअल की टीम सेलेक्ट करो, राइट मैन चुनो राइट जॉब के लिए। अब आते हैं कुछ फेमस संस्कृत ऑथर्स के लिए, जो कि आदि कवि वाल्मीकि हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, महर्षि वेद व्यास जी, कालिदास जी, भाषा जी, हर्ष जी, पनिनी, पतंजलि आदि, शंकराचार्य, कलाम और जयदेव। तो आते हैं नॉर्थन इंडियन लैंग्वेजेस, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में कौन सी लैंग्वेज आती है? कश्मीरी, हिंदी, पंजाबी, डोगरी, गोजरी, लद्दाखी, पहाड़ी, बल्टू एंड उर्दू। पंजाब में कौन सी बोली जाती है? पंजाबी, हिंदी, मलयालवी, पहाड़ी, डोगरी, कंगरी, हिंदुको, ये सारी लैंग्वेज है। हिमाचल में हिंदी, पंजाबी, डोगरी, कंगरी। उत्तराखंड में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कोमोनी, गढ़वाली, सब लैंग्वेज बोली जाती हैं। नॉर्थन इंडियन लैंग्वेज है ये, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।